आप लाइव हो सर, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। Today we are continuing with the same topic that we did in our last class. हमने लास्ट क्लास में फाइनल अकाउंट्स किया था और उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, मेनली जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उनको हमें ध्यान में रखना है, किस तरीके से हमको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अब क्या होता है कि फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है। पहला है कि आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन दे दिया जाए और उस फुल फ्लैश क्वेश्चन में आप उसको आंसर करें, तो आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नोट टू अकाउंट्स सब कुछ बनाना पड़ेगा। और दूसरा तरीका यह है कि आपको फुल क्वेश्चन ना पूछ करके थोड़ा सा पूछ लिया जाए, मतलब 2 या 3 आइटम के बारे में आपको कहा जाए कि आप इसका आंसर करें। तो वो आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन जो है वो आने चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा है। आपको बैलेंस शीट इसी प्रोफॉर्मा में बनानी है। मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब आप यहाँ पे कोई भी आइटम लिखते हैं तो उसकी कोई भी डिटेल बैलेंस शीट में नहीं आती है। कोई भी डिटेल आप बैलेंस शीट में नहीं लेंगे, सिर्फ सिंगल आइटम जैसे रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व भी होता है, कैपिटल रिजर्व भी होता है, सरप्लस भी होता है, वो सब आप नोट टू अकाउंट्स में करेंगे और यहाँ पर आप एक सिंपल फिगर लिखेंगे कि टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कितना है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ये बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा है और ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का प्रोफॉर्मा है, जिसमें सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम दोनों मिलाकर के टोटल रेवेन्यू आ जाते हैं। और ये जो आप साइड में रोमन 1, 2, 3, 4 देख रहे हैं, आपको ऐसे ही लिखना होता है। तो रोमन 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रोमन 2 अदर इनकम, रोमन 3 पे आप लिखेंगे टोटल रेवेन्यू, इसके नीचे लाइन लगा देंगे यहाँ पे। फिर आप 4 नंबर में एक्सपेंसेस लिखेंगे, आप एक्सपेंसेस को अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जनरली ये फैक्ट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अगर आप या तो ये देना चाहते हैं तो ये दें, या फिर आपने लिखा साथ में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज। अब चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज में हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो एक ही बात होती है। देन वी हैव एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्लास 11 में बहुत ज़्यादा आपको बताया गया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी। वेजेस ट्रेडिंग में जाता है, सैलरी पीएनएल में आता है, पर यहाँ पे ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। वेजेस हो, सैलरीज हो, प्रोविडेंट फंड हो, एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड हो, एम्प्लॉयज़ का लीव ट्रेवल कंसेशन हो, मतलब कोई भी एम्प्लॉय का रिलेटेड एक्सपेंस है, अगर कंपनी ने एम्प्लॉय को एज पार्ट ऑफ सैलरी कुछ गुड्स दिए हैं तो वो भी इसी में ही आ जाएंगे। देन वी हैव फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में हम क्या लिखते हैं? फाइनेंसिंग का मतलब लोन लेना या डिवेंचर इशू करना। तो आप
फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन debentures, interest on deposits. Then we have depreciation and amortization expenses. Depreciation tangible asset का होता है. Amortization expenses basically are related to intangible assets. जब हम intangible assets को write off करते हैं तो वहाँ पे हम लिखते हैं, जब हम intangible assets को write off करते हैं तो वहाँ पर हम लिखते हैं amortization of intangible assets. जैसे आपने गुडविल राइट ऑफ करी, पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट राइट ऑफ करे, वो इसमें आ जाएंगे. और यहाँ पर आप देखिए एक परचेज ऑफ स्टॉक, एक एम्प्लॉय बेनिफिट और एक फाइनेंस और डेप्रिसिएशन. इसको छोड़ करके बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस में आ जाते हैं. देन वी हैव टोटल, इनका सबका टोटल करेंगे तो टोटल एक्सपेंस आ जाएगा. और उसके बाद ये आपको जो प्रोफार्मा में दिया है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. तो वी हैव प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा. देन वी हैव टैक्स, अनटैक्स के बाद वी हैव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये हमको करना होता है, ये आपको बताया था मैंने. इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगला पार्ट होता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट. कंपनी अपने प्रॉफिट को कैसे डिस्पोज ऑफ करती है. तो ये हमारा प्रॉफिट ऑफ द ईयर है. प्रॉफिट में से जो जो एप्रोप्रिएशंस कंपनी ने करे हैं, जैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करा. आप जानते हैं, हमने पढ़ा भी था, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के टाइम पे किया जाता है. इक्विटी शेयर का डिविडेंड पेमेंट करना, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे करना, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करना, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में ट्रांसफर करना. मतलब कोई भी एप्रोप्रिएशन है वो इसमें आ जाएगा. और उस एप्रोप्रिएशन के बाद हम क्या करते हैं, जब ये सारा एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो जाता है तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस आ जाता है. ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस अगले साल ट्रांसफर हो जाता है, ये अगले साल रह जाएगा. अब जो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस है वो अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा. इस साल का क्लोजिंग अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाएगा. और ऐसे ही पिछले साल का कोई सरप्लस अगर बचा हुआ था तो वो यहाँ पे आ जाएगा. तो हमने लिखा एज पर लास्ट बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस, जो सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस है वो हम यहाँ पे दिखा देंगे. तो ये हमारा एक काम होता है. उसके बाद आप अगले काम पे आ जाइए. आप बैलेंस शीट में जब आप रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व और सारे सरप्लस आते हैं. जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये सारे रिजर्व जो हैं ये इसमें आएंगे. अब यहाँ पे आपको जब आप करोगे इसको, तो आप जब लिखोगे जनरल रिजर्व तो आप लिखोगे जनरल रिजर्व अंडरलाइन, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस की मेन कैटेगरी. रिजर्व एंड सरप्लस में आपने लिखा जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व के नीचे आपने लिखा ओपनिंग बैलेंस प्लस ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस के बाद आपने लिखा ट्रांसफर्ड या एडवांस ड्यूरिंग द ईयर. आपने क्या लिखा, जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, अगली लाइन में लिखा. फिर उसमें से आपने लिखा लेस यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर बैलेंस एट द एंड. ये आपने रिजर्व एंड सरप्लस में लिख लिया. इसी तरीके से आपने कैपिटल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस, मतलब आपने पहली लाइन में लिखा कैपिटल रिजर्व, दूसरी में लिखा ओपनिंग बैलेंस, ये आपने डिटेल वाले कॉलम में लिखा एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर माइनस यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर. मतलब कोई भी आप ये रिजर्व लिख रहे हो तो उन सब में आपको क्या लिखना है, रिजर्व एंड सरप्लस में उस रिजर्व का नाम ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर माइनस यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर. तो बड़ा क्वेश्चन तो हमने उस दिन भी करा था, एक अगर आपको याद होगा, एक बड़ा क्वेश्चन आप लोगों ने हमने किया था. अब आज मैं आपको पहले छोटा क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो बता देता हूं, और उसके बाद छोटा क्वेश्चन कैसे आएगा वो बता देता हूं. और छोटा क्वेश्चन कराने के बाद फिर आपको एक बड़ा क्वेश्चन या दो बड़े क्वेश्चन में आज फिर आपको कराता हूं किस तरीके से आपको करना है. कुछ हो सकता है आप में से स्टूडेंट अब की बार नए आए होंगे तो उन्होंने इतना नहीं पढ़ा होगा, तो उनकी जानकारी के लिए आपको मेनली क्या ध्यान रखना है वो आपको मैंने बताया था. आपको ये प्रोफार्मा
क्लास 12th की किताब में भी दे रखा है और हर किताब में ये दिया हुआ है, आप ये देख लेंगे हर किताब में ये प्रोफार्मा दिया हुआ होगा बैलेंस शीट का, ये प्रोफार्मा आपको याद होना चाहिए। और दूसरा इनकम स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपको याद रहेंगी तभी आप कर पाओगे। और उसके बाद ये डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट बताया था मैंने और आपको बताया था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको फिर दोबारा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब फिर बता दूंगा। अभी फिलहाल मैं छोटे क्वेश्चंस को ले रहा हूं। अब ये छोटा क्वेश्चन है हमारा, क्या लिखा हुआ है इसमें, ये आप साथ के साथ कॉपी कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन जे.आर. मोंगा की किताब में से ले रहा हूं आज मैं। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, the profit of A Limited before tax amounted to 7,20,000. There was a credit of 4,10,000 brought forward from the previous year. The paid up capital of the company consisted of 30,000, 6% preference share of 100 each, and 4 lakh equity share of 10 each. उसके बाद लिखा interim dividend on equity share was paid during the year at 7.5%. इंटरिम डिविडेंड आपको पता है क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड दो बैलेंस शीट की डेट के बीच में दिया जाता है। इसके लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करता है और साथ के साथ इसको पे कर देता है। तो इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में ही डिक्लेयर होता है और साथ के साथ पे हो जाता है। उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग में द फॉलोइंग अप्रोप्रिएशन वर पास एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। क्या लिखा हुआ है, अब आप देखिए, लिखा हुआ है पहला टू पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद दूसरा, अब आपने आई होप ये लिख लिया होगा। मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूं यहाँ पे, आप इसको कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए। क्वेश्चन अगर आपके सामने लिखा हुआ होगा तो आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, टू पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द पेड अप कैपिटल कंसिस्टेड ऑफ 30,000 6% प्रेफरेंस शेयर। तो जो प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड है वो 6% है। कितना है, 6%। तो 6% डिविडेंड उनको देना है हमें, ये आपने लिया। उसके बाद अगला पॉइंट, टू पे अ फाइनल डिविडेंड, अगला पॉइंट दे देते हैं हम, टू पे फाइनल डिविडेंड of 5% on equity share capital, to provide for taxation, to transfer 2.5% of the current year's profit to general user, to provide for corporate dividend tax at the rate of 20.358%, और उसके बाद नेक्स्ट, राइट अप रिजर्व एंड सरप्लस टू बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट। आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है रिजर्व एंड सरप्लस। और ये क्वेश्चन देखिए आप बीकॉम में पूछा गया, बीकॉम ऑनर्स में आया और पास कोर्स में तो आता ही है ये। तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस का कैटेगरी बनाना है। अब रिजर्व एंड सरप्लस में आपने पहले पढ़ा, क्या दिया हुआ है, आप पहली लाइन पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड 31st March द प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड बिफोर टैक्स, प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स अभी इसमें प्रोवाइड नहीं करा हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको क्या करना है, आपको रिजर्व एंड सरप्लस बनाना है, नोट बनाना है आपको। तो आपने लिखा, अब आप इसको कैसे करेंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो हो गया 7,20,000
-2 लाख। आई होप आपने ये लिख लिया होगा क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन है और 8 या 10 नंबर का ये एग्जाम में आता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है और आप इसको बहुत आराम से भी कर सकते हैं। हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 5,20,000। अब जब आप रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमें एक सीक्वेंस का आइडिया होना चाहिए कि किस हिसाब से आपको दिखाना है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि जो कोई आइटम पहले कोई आइटम बाद में, ऐसा नहीं दिखाते। आपको पता है कि बैलेंस शीट जो है वो परमानेंसी के हिसाब से बनती है। तो सबसे पहले आप दिखाएंगे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आप चाहे लिख लीजिए इसको कैसे आपको दिखाना है ये। तो आपने लिखा रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपने लिखा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फिर आपने लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, फिर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व और लास्ट सरप्लस। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, क्या दिखाएंगे आप? पहले कैपिटल रिजर्व, फिर पहले कैपिटल रिजर्व, फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसके बाद डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व और लास्ट में सरप्लस। और सरप्लस का मैंने अभी आपको बताया कि कैसे आपको ये करना है। मैं दोबारा से फिर आपको दिखा देता हूँ। सरप्लस देखिए, सरप्लस को आपको कैसे दिखाना है। एज पर लास्ट बैलेंस शीट एट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ये टोटल अमाउंट आ गया जो अप्रोप्रिएशन के लिए होता है। उसमें से जो जो अप्रोप्रिएशन आपने करे एज पर क्वेश्चन वो लिखा हुआ होगा, वो आप ट्रांसफर कर देंगे तो बाकी बचा हुआ अमाउंट सरप्लस का बच जाता है, वो यहाँ पे आ जाता है। तो अब आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन लिया ये, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टू ट्रांसफर 2.5% ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। अब करंट ईयर का प्रॉफिट हमारा बचा 5,20,000। 5,20,000 आपने कैलकुलेटर पे किया, आप जानते हैं आपको कैलकुलेटर अलाउड है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटू 2.5%, 13,000 रुपये जनरल रिजर्व आ गया। तो आपने लिखा, आपने हेडिंग क्या दी, रिजर्व एंड सरप्लस। ऊपर लिखा आपने सबसे ऊपर नोट टू अकाउंट्स। क्या लिखा आपने, नोट टू अकाउंट। उसके नीचे आपने लिखा रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आपने लिखा कॉलम बनाए, पर्टिकुलर्स, पहले एक सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, फिर डिटेल, फिर अमाउंट। उसमें आपने लिखा, क्वेश्चन में और कुछ है नहीं, जो अभी मैंने सीक्वेंस बताया उसमें खाली जनरल रिजर्व है, तो आपने लिखा जनरल रिजर्व अंडरलाइन ओपनिंग बैलेंस 0, जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस nil, add transferred from current year's profit या ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस 13,000। और आउटर कॉलम में आपने दो कॉलम अमाउंट के बनाए हुए, एक डिटेल का एक अमाउंट का, तो आउटर कॉलम में आपने लिख दिया 13,000। फिर आपने लिखा सरप्लस, फिर आप क्या लिखेंगे, सरप्लस। सरप्लस में आपने लिखा, सरप्लस लिख के उसको अंडरलाइन किया, सरप्लस लिख करके उसको अंडरलाइन किया। फिर आपने लिखा
ओपनिंग बैलेंस, पहली लाइन में क्या लिखा, सरप्लस के नीचे ओपनिंग बैलेंस, ये आप डिटेल वाले कॉलम में लिख रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस 4,10,000। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा आपने प्रॉफिट ऑफ द ईयर 5,20,000। फिर आपने थर्ड लाइन में लिखा टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन, क्या लिखा आपने, टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन इज इक्वल टू, अब कितना था, 4,10,000 तो ये था, और करंट ईयर का 5,20,000 था। टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन इज 9,30,000। ये लिखने के बाद फोर्थ लाइन में आप लिखेंगे लेस एप्रोप्रिएशंस, लेस एप्रोप्रिएशंस। अब लेस एप्रोप्रिएशन, नंबर 1 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, नंबर 1 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 13,000, क्या लिखा आपने, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 13,000। उसके बाद आप एक एक करके आइटम लेते जाइए। क्या लिखा हुआ है पहला पॉइंट, टू पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, टू पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर कितने हैं हमारे, 30,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, टोटल कितना हो गया, 30,000 शेयर 100 रुपए के 30 लाख। 30 लैक्स पे, 30 लैक्स के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे, ये देखिए आप कर से 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटू 6% इज इक्वल टू 1,80,000। तो फोर्थ लाइन में आपने लिखा हुआ है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मतलब वो आपने लिखा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, उसके नीचे आपने लिखा फाइनल प्रेफरेंस डिविडेंड, फाइनल प्रेफरेंस डिविडेंड 1,80,000। उसके बाद आपने लिखा इंटरिम डिविडेंड जो कि ऑलरेडी पे हो चुका है, इंटरिम डिविडेंड जो कि ऑलरेडी पे हो चुका है। 4 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए के हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई 40 लाख। 4 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए के, तो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई 40 लाख। 40 लाख का 7.5%, 40 लाख का 7.5% 3 लाख रुपए बनता है। तो आपने लिखा इंटरिम डिविडेंड, क्या लिखा आपने, इंटरिम डिविडेंड 3 लाख, इंटरिम डिविडेंड 3 लाख। तो आपने लिखा पहला ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 13,000, अगला प्रेफरेंस डिविडेंड 1,80,000, इंटरिम डिविडेंड 3 लाख। उसके बाद नेक्स्ट टू पे अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 5% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल 40 lakhs, 40 lakhs की, दोबारा बोल रहा हूँ, 40 lakhs की इक्विटी शेयर कैपिटल पे 5% के हिसाब से, 40 lakhs की इक्विटी शेयर कैपिटल पे 5% के हिसाब से 2 लाख रुपए फाइनल डिविडेंड बनता है। वो आपने लिख दिया फाइनल डिविडेंड 5% ऑफ 40 lakhs 2 लाख रुपए। और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है 20.358%, कितना है 20.358%। तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स किस पे दिया जाएगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया जाता था, मतलब मैंने क्या बोला अभी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया जाता था
पिछले साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके रूल्स में कुछ चेंजेस ले आई है और अब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स की बजाय शेयर होल्डर को ही टैक्स देना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अब नहीं है फ्यूचर में, लेकिन आपको चूंकि पिछले के क्वेश्चन है तो आप करेंगे नंबर 1। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू प्रोवाइड फॉर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स तो आप इसकी एंट्री करेंगे, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अब टोटल डिविडेंड कंपनी ने कितना दिया? टोटल डिविडेंड कंपनी ने दिया 1,80,000। मैं करता हूं साथ साथ, 1,80,000 प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख। 1,80,000 प्लस 3 लाख जो 7.5% के हिसाब से इंक्रीमेंट डिविडेंड था और 5% के हिसाब से फाइनल डिविडेंड, ये आ गया हमारा टोटल 6,80,000। टोटल डिविडेंड कितना आ गया? 6,80,000। इसका 20.358% आ गया 1,38,434। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1,38,434। ये कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स हो गया। ये कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स होता क्या था? फाइनल अकाउंट में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो है, कंपनी जो भी डिविडेंड देगी शेयर होल्डर्स को, कंपनी जो भी डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देगी, उसके ऊपर कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक स्पेसिफाइड रेट, जो कि हर साल बदल भी सकता है, फाइनेंस एक्ट जो बजट आता है आपको पता है, उसके हिसाब से आपने थर्ड सेमेस्टर में इनकम टैक्स पढ़ाई है, तो इनकम टैक्स के रेट्स होते हैं। तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का भी रेट वहां पे जाता था, तो वहां पे होता है। अब एक यहाँ पे मैं आपको, कुछ बच्चे हो सकता है आप में से इंटरेस्टेड हो, तो एक छोटी सी बैकग्राउंड है इसकी। आप सब जानते हैं, आप सबको पता है कि कंपनी के केस में दो तरीके से एक इनकम निकलती है। एक कहलाती है इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स और एक कहलाती है अकाउंटिंग इनकम कॉर्पोरेट लॉ के हिसाब से। दो इनकम हो गई। पहली इनकम क्या है? इनकम टैक्स के हिसाब से। दूसरी इनकम क्या है? अकाउंटिंग। अब दोनों में फर्क क्या होता है? आपने, फिर मैं आता हूं इनकम टैक्स के ऊपर। आपने, हो सकता है कि बहुत डिटेल में ना पढ़ा हो उस वक्त, ये तो मैं मान के नहीं चलूंगा कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ा भी होगा। तो आपने उसमें इनकम टैक्स में एक सेक्शन से आप सब फैमिलियर हो गए, सेक्शन 80, सेक्शन 80। अब एक तो वो है, दूसरा आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में रिसर्च के बारे में पढ़ा, एक्सपेंसेस ऑन रिसर्च, एक्सपेंसेस ऑन रिसर्च। अब होता क्या है कि इनकम टैक्स कुछ केसेस में डिडक्शन 125% या उससे ज्यादा भी दे देता है। इनकम टैक्स कुछ एरियाज को डेवलप करने के लिए टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि ये पर्टिकुलर एरिया इज हिली रीजन, यहाँ पे पहाड़ बहुत हैं, ये इजीली अप्रोचेबल नहीं है, तो वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट जनरली जाकर के फैक्ट्री नहीं लगाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे रिमोट एरियाज में या अंडर डेवलप्ड एरिया में, आपने पढ़ा हुआ है कि अंडर इन एरियाज में फैक्ट्रीज लगाने को, बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ टैक्स इंसेंटिव देती है। अब उन टैक्स इंसेंटिव्स की वजह से इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम हो गई जीरो, नेगेटिव या बहुत कम। तो कंपनी ने कोई टैक्स नहीं दिया, कंपनी ने कोई टैक्स किसी को नहीं दिया, क्योंकि इनकम जीरो थी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या लॉस हो गया। आपने पढ़ा हुआ है रिसर्च एक्सपेंसेस के बारे में कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस रिसर्च के लिए कोई एसेट खरीदता है, कोई भी कंपनी इन हाउस रिसर्च के लिए, मतलब अपने यहाँ रिसर्च कर रही है, उसके लिए उसने कोई एसेट खरीदी, वो एसेट फर्स्ट ईयर में ही 100% डेप्रिशिएट हो जाती है। अब उसकी वजह से इनकम बहुत कम हो गई, या जीरो हो गई, या नेगेटिव हो गई।
सरकार को कोई टैक्स नहीं मिला। अब एक तो ये, दूसरा, अब कंपनी ने एक सेट ऑफ अकाउंट बनाया जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रेजेंट करती है। वहां पर उस सेट ऑफ अकाउंट में जो शेयर होल्डर को देना है, उसमें डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी लाइफ ऑफ द एसेट के हिसाब से लगाया 10%, 15%। अब या डेप्रिसिएशन लगाया स्ट्रेट लाइन से। इनकम टैक्स में खाली रिटर्न डाउन अलाउड है। तो गवर्नमेंट, अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने टैक्स लगा दिया, ठीक है। अब टैक्स जो लगाया, इनकम टैक्स वाले अकाउंट्स में 100% टैक्स, 100% डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, और अकाउंटिंग इनकम के हिसाब से डेप्रिसिएशन 10% लगा हुआ है। तो दोनों इनकम में फर्क आ गया। अब इनकम टैक्स में इनकम जीरो या नेगेटिव है, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा दिखा रखी है। तो उस अकाउंटिंग इनकम में से कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देती है। डिविडेंड शेयर होल्डर के हैंड्स में, आपको पता है, डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अर्लियर। आपने पढ़ा पिछले साल, पिछले सेमेस्टर में। अब गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं मिला, कंपनी ने दिया नहीं, शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो गया, कोई टैक्स नहीं मिला। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या रूल बना दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप जो भी कंपनी कोई भी डिविडेंड देगी, उस पर कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स देगी, उसका नाम होगा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ये इसकी बैकग्राउंड। तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लेवी होता था, जो इस पिछले साल से गवर्नमेंट ने फिर बदल दिया, उसको हम बाद में करेंगे। तो आपने क्या किया, टोटल डिविडेंड का 20.358, टोटल डिविडेंड कितना है, मैं दोबारा से आ रहा हूँ, 1,80,000, 3 लाख और 2 लाख, टोटल हो गया 6,80,000, 6,80,000 का 20.358% आपने निकाला, ये आ गया 1,38,434। ये आपने लिखा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जो कि आप सरकार को पे कर दोगे, कंपनी मतलब सरकार को पे कर देगी। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ये टोटल करा आपने, और 9,30,000 हमारे पास टोटल अमाउंट एप्रोप्रिएशन का था। तो आपने अब क्या किया, 9,30,000 में से 13,000, अब आप टोटल कर रहे हैं, 13,000 जनरल रिजर्व में, 1,80,000 प्रेफरेंस डिविडेंड, 3 लाख इंटरिम डिविडेंड, 2 लाख का फाइनल डिविडेंड, और 138,434 का कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ये टोटल आ गया 8,31,434। कितना टोटल आया, 8,31,434 को आपने माइनस कर दिया 9,30,000 में से, तो आ गया 98,566। आउटर कॉलम में आपने एक्सट्रीम राइट वाले कॉलम में क्या लिखा, 98,566। अब टोटल कितना हो गया रिजर्व एंड सरप्लस का, 13,000 प्लस कर दिया इसमें, 1,11,566। कितना आया, 1,11,566। ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का, ये आप देखिए। अब आप इसको आराम से कॉपी कर सकते हैं, आपके सामने पूरी फिगर है। किस तरीके से आपको एग्जाम में दिखाना है, ये आपका ऊपर आप इसकी हेडिंग डाल देंगे, नोट टू अकाउंट्स। क्या लिखेंगे आप, नोट्स टू अकाउंट्स, हेडिंग डालेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम सीरियल नंबर के लिए है, दूसरा पर्टिकुलर्स का, तीसरा रुपीज डिटेल, चौथा अमाउंट, फाइनल अमाउंट का। ये आपको इस तरीके से बना कर लीजिए आप। आई एम गिविंग यू 3 to 4 मिनट्स टू कॉपी इट डाउन। जो कॉपी कर रहे हैं वो कॉपी कर लें, और जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, बेहतर ये है कि आप इसको अपने हाथों से लिख लीजिए। जब आप लिख लेंगे तो आपको, और जिन्होंने लिख लिया है वो इससे मिला लें कि हाँ, इस तरीके से ये जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन ऐसे होगा। ये छोटा क्वेश्चन आता है 8 से लेकर के 10 नंबर।
जो कि बहुत आसान है आपके सामने, आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। और अगर इसके साथ आपको बैलेंस शीट भी पूछी है, अगर इसके साथ आपको बैलेंस शीट भी पूछी है, फिर आप उसमें लिखेंगे बैलेंस शीट, फिर आप उसमें पहली हेडिंग डालेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर आप लिखेंगे शेयर होल्डर फंड्स, उसमें शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल हमारी हो गई 70 लाख रुपए, 70 लाख, 30 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 40 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल, 70 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल 70 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस 1,11,566। और फिर आप लिखेंगे करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख रुपए। और ये जो डिविडेंड है ये इसमें नहीं आता, उसका सिंपल रीजन है कि बैलेंस शीट में डिविडेंड नहीं आएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन 30 days ऑफ डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। और उसकी लास्ट डेट बताई थी मैंने एजीएम की 30th September के बाद हो नहीं सकती। AGM has to be held within 6 months of closing the accounts. तो लास्ट डेट हो गई 30th September और उसके 30 दिन के अंदर अंदर माने 30th October ऑफ द कंसर्न ईयर तक आपको वो डिविडेंड हर हालत में पे करना पड़ेगा। तो डिविडेंड बैलेंस शीट में प्रोविजन या किसी और नाम से नहीं आ सकता, क्योंकि वो 31 मार्च को लायबिलिटी है ही नहीं। ये आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अटक जाए। एक और चीज, क्योंकि अभी तो यहाँ पे तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, फेस टू फेस नहीं होता, पर आपको मैं एक चीज बताता हूँ। अपने कॉलेज में मैं हमेशा बच्चों को एक ही चीज बोलता था और आपको भी बोल रहा हूँ कि हम लोगों की एक आदत होती है, हमने जो पढ़ लिया वो हम भूल जाते हैं। अगर किसी बच्चे को कहा जाए कि आपने इनकम टैक्स में क्या पढ़ा था, तो आप में से ज्यादातर बच्चे को मुझे तो याद नहीं, क्या रेट ऑफ टैक्स है, मुझे तो पता नहीं कितने हैं, मैं तो भूल गया या भूल गई। ऐसा बहुत लोग आप एज ए स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं, पर ये एक गलत चीज है। अब इनकम टैक्स में मान लीजिए आपको कुछ चीजें आपको नहीं, बट आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा था। हर साल इनकम टैक्स के रूल बदलते हैं, पर आपको ये पता है कि ऐसा था। तो अगर आपको अप टू डेट करना है अपने आप को, या तो आप नेट पे जाके कर सकते हैं, या आप इनकम टैक्स की किताब लेकर के आप वो चैप्टर खोल करके पढ़ करके आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसी तरीके से आप जो कुछ भी करते हैं वो आपको भूलना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एम क्या है, आपको जॉब करना है। अब चूंकि आपको जॉब करना है, जॉब कहां करोगे आप? नेचुरली आप किसी कंपनी में जॉब करोगे, क्योंकि प्रोप्राइटरीशिप वाले कंसर्न में तो 10,000 की नौकरी कौन करेगा? 10-12 हज़ार की ग्रोसरी शॉप है, कपड़े की दुकान है, वहां पे कपड़ा दिखाना है, तो आपको 10,000, 12,000, 15,000 से ज्यादा कोई नहीं देगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को जो वहां पे काम करने वाले लोग हैं उनको ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है। तनख्वाह चाहिए तो हम कंपनी में नौकरी करेंगे। और जब हम कंपनी में नौकरी करेंगे तो कंपनी तो बिजनेस कर रही है, कंपनी को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने, तो आपको भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए। आप अपने लिए बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप किसके लिए बिजनेस कर रहे हो? आप कंपनी के लिए बिजनेस कर रहे हो। तो अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता होंगे तो आप बताओगे कैसे, आप किस तरीके से करोगे? तो आपको वो पता होगा। दूसरी चीज, आप
किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उससे कहते हो डॉक्टर साहब मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे नाक में, मेरे मुंह में, मेरे गले में ये प्रॉब्लम है, या मेरे को बुखार है। तो आपने कहा डॉक्टर को अच्छा बुखार है, पर मैं तो भूल गया कि बुखार नाप के क्या क्या करना होता है, तो 1 मिनट रुको, आई जस्ट गो थ्रू द बुक्स, 1 मिनट। तो डॉक्टर जाता है, किताब देखता है, तो आप क्या सोचेंगे, ये कैसा डॉक्टर है भाई, उसको ये भी नहीं पता कि टेम्परेचर कैसे है, फिर डॉक्टर किस बात का हुआ। अब वही डॉक्टर साहब आपसे पूछ रहे हो बेटा आप क्या करते हो, सर मैं बीकॉम कर रहा हूँ। मैंने बीकॉम, बड़े रौब से आप बोलते हो, अच्छा बीकॉम कर रहे हो, कौन सा सेमेस्टर है, आपने कहा 4th, क्या क्या पढ़ा, 3rd सेमेस्टर में, तो आपने कहा इनकम टैक्स, अकाउंटिंग आज, अरे साहब, डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा मैंने ना कल कुछ सामान खरीदा था, ये मैंने इक्विपमेंट खरीदे और इक्विपमेंट में से मैंने इतनी पेमेंट कर दिया, इतने कर दिया, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे, मैंने कहा इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे लिखेंगे, यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, या इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा इसका, मैंने इक्विपमेंट खरीदा है तो एक्सरे मशीन खरीदी है, एक्सरे मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। आप कहते हो डॉक्टर साहब मुझे तो नहीं पता, मेरे को तो नहीं आता, तो डॉक्टर आपके बारे में क्या सोचेगा, जो आपने डॉक्टर के बारे में सोचा, तो भूलते किस लिए, हमने अपनी मर्जी से इस प्रोफेशन को लिया, तो हमें क्या बनना है, हमें फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, हमें सब कुछ आना चाहिए, तो हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए, भूलने का कोई चांस नहीं होता, आप भूलिए मत, ज्यादा टाइम लगाइए पढ़ने पे और कोशिश करिए जितना आप कर सकते हैं उतना आप करिए। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये किया हमने, तो ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर, ये छोटा क्वेश्चन। अब भाई देखिए अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि सर ये एग्जाम में नहीं आते हैं, सब एग्जाम में आते हैं, ये छोटे क्वेश्चन होते हैं और छोटे क्वेश्चन में थोड़ा नंबर कम होते हैं, इसमें 2 या 3 पार्ट का क्वेश्चन होता है, बट लेकिन आराम से नंबर मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी जीआर मोंगा की किताब में से ही है। क्या लिखा क्वेश्चन में हमने, बी लिमिटेड कैरीड फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ 50,000 in the surplus account from the year ended 31st March 2019. During the year 1920, the company B Limited made a further profit before tax of rupees 5 lakh. It was decided that the following decisions are carried out. पहला, provision for tax. पहला, provision for tax 2,20,000. Dividend equalization reserve 60,000. Dividend on 12% preference share capital 2,50,000. Dividend at the rate of 15% on 40,000. Equity share of 10 each fully paid. General reserve. Development rebate reserve. Provide for corporate dividend tax. Corporate dividend tax at 20.358%. You are required to write up reserve and surplus to be shown in the notes to accounts. अब आपको ये शो करना है तो आप कैसे करेंगे, हमारे पास बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले उस क्वेश्चन में हमने करा था। पूछा हमें रिजर्व एंड सरप्लस टू बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स। तो आपने लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स 2,20,000 है। अब हमारे पास
प्रॉफिट बिफोर टैक्स से 5 लाख रुपए का, 5 लाख में से आपने 2,20,000 माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा 2,80,000 रुपए। क्या बचा हमारे पास? 2,80,000 रुपए। अब आप जो रिजर्व एंड सरप्लस बना रहे हो वो आप किस दिन बना रहे हो? 31 मार्च। रिजर्व एंड सरप्लस आप कब का बना रहे हो? 31 मार्च। थर्टी फर्स्ट मार्च को हमने बनाया, 31 मार्च 2019 को। अब 31 मार्च 2019 को जब हम बनाएंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 5 लाख माइनस 2,20,000, 5 लाख माइनस 2,20,000, 2,80,000 करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है 60,000, जनरल रिजर्व है 55,000, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है 40,000। तो आप रिजर्व एंड सरप्लस में पहले आपने लिखा डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व 40,000। आपने कोई जैसे आपने हेडिंग बनाए, नोट टू अकाउंट, नेम ऑफ द कंपनी बेले में थे, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपने सबसे पहले लिखा आपको जो जो रिजर्व बनाने, जैसे आपने जनरल रिजर्व बनाया, जनरल रिजर्व जनरली सेकंड लास्ट होता है, सबसे आखिर में हमको दिया हुआ होता है, सबसे आखिर में हम लिखते हैं सरप्लस, सरप्लस से पहले जनरल रिजर्व होता है, उसके बाद पहले वाले और पहले आ जाते हैं। तो अब जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, तो आपने लिखा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व 60,000, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व 40,000, जनरल रिजर्व 55,000। ये आप आउटर कॉलम में लिखते जाएंगे। उसके बाद आपने लिखा सरप्लस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 50,000, सरप्लस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 50,000, प्लस प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्लस प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2,80,000। Total amount available for appropriation is, total amount available for appropriation is equal to 50,000 plus 2,80,000, 3,30,000, less appropriations, transfer to development rebate reserve 40,000, next transfer to dividend equalization reserve 60,000, next transfer to general reserve transfer to general reserve 55,000। तो टोटल ट्रांसफर हो गया हमारा 1,55,000 और 3,30,000 में से आपने 1,55,000 माइनस कर दिया, तो आउटर कॉलम में आ गया 1,75,000। आउटर कॉलम में ये लिख दिया आपने। अब आप ये जो रिजर्व एंड सरप्लस बना रहे हैं ये कौन सी तारीख को बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रिजर्व एंड सरप्लस बनाया 31 मार्च 2019 को। आपने नहीं, आपने बनाया सॉरी, ये बनाया आपने 31 मार्च 2020 को। आपने रिजर्व एंड सरप्लस बनाया 31 मार्च 2020 को। तो वहां पे आपने लिखा प्रेफरेंस डिविडेंड
प्रेफरेंस डिविडेंड 2,50,000 का 12%, 30,000। प्रेफरेंस डिविडेंड 2,50,000 का 12%, 30,000। डिविडेंड 4 लाख। हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 4 लाख। 4 लाख का 15% है 60,000। फोर लाख का 15% है 60,000। टोटल डिविडेंड हो गया 90,000। नेक्स्ट कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 90,000 इंटू 20.358%, 18,322, 18,322 कितना हो गया? 18,322। तो ये टोटल आ गया हमारा 60,000 प्लस 40,000 प्लस 55,000 प्लस 30,000 प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस 60,000 इक्विटी डिविडेंड प्लस 18,322 कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। टोटल आ गया 2,63,322। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। अब ये हमने सारी कैलकुलेशन करी, आपने भी एग्जाम में ये करके दिखा दिया, क्योंकि आप ऐसे ही करोगे। अब क्वेश्चन करने के बाद ये सारा आपने कर दिया, आपने करा क्या क्या लिखा आपने? आप क्योंकि आप सब नहीं किया, आपने लिखा जनरल रिजर्व, डेवलपमेंट रिपेयर, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, आपने डिविडेंड भी कर दिया, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी कर दिया। करने के बाद आपने आंसर निकाल दिया। आपने कहा सर 3,30,000, 3,30,000 में से माइनस किया, आपके पास बच गया 66,678। आप आंसर निकाल दिया, बड़े खुश होकर के आप बाहर आए। नंबर आपके आए, आधे से ज्यादा क्वेश्चन है गलत हो गया, क्योंकि जब आप एग्जाम में करते हो तो आप फ्लो में कर रहे हैं। अब फ्लो में करने के बाद जब आपने करा तो आपने कहा सर गलत गलत कैसे हो गया सर? ये गलत नहीं होना चाहिए, जो लिखा है वही तो मैंने प्रोवाइड करा है, पर क्वेश्चन तो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? अब आप वो समझने की कोशिश करिए। पहली बात, आपको जो बैलेंस शीट बनानी है वो कब की बनानी है? बैलेंस शीट आपको बनानी है 31 मार्च 2020। मेरा ख्याल क्लियर है, आपको लिखा हुआ है क्लियरली। ड्यूरिंग द ईयर 1920 कंपनी मेड ए प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। तो आपको क्या बनाना है? आपको बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2020। और ये रिजर्व एंड सरप्लस जो आपको बनाना है, ये भी आपको, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये भी आपको कब का बनाना है? 31 मार्च 2020 को। ये आपकी समझ में आया। अब हमने एक चीज पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि एनी अमाउंट which is not a liability, any amount which is not a liability as on the date of balance sheet will not be recorded in the balance sheet. ये अमेंडमेंट 4 साल पहले आ गया।
3-4 साल पहले अमेंडमेंट आ गया था। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एनी अमाउंट विच इज नॉट अ लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट will not be recorded in the balance sheet, will not be shown in the balance sheet. अब आपने कहा था कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, कंपनी ने ये दिया। अब आप एक चीज समझिए, कंपनी के आप अकाउंट्स बना रहे हो 1920 के, कंपनी के अकाउंट्स आप कब बना रहे हो? 1920 माने 31 मार्च 2020 का, पहली बार। अब ये जो डिसीजन लिए, इट वाज डिसाइडेड, क्वेश्चन में क्या लिखा है? इट वाज डिसाइडेड दैट द फॉलोइंग डिसीजन बी कैरिड आउट। ये कब होंगे? ये डिसीजन कब कैरी आउट होंगे, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये डिसीजन कब कैरी आउट होंगे, समझिए आप। क्या ये 31 मार्च को कैरी आउट हो सकते हैं? नहीं। एजीएम कब होगी? एजीएम 31 मार्च के बाद होगी। एजीएम कब होगी? 31 मार्च 2020 के बाद होगी। 31 मार्च 2020 को तो एजीएम हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब आप एक और चीज समझिए, क्योंकि अब आपको प्रॉफिट कब तक का चाहिए? आपको प्रॉफिट चाहिए 31 मार्च 2020। प्रॉफिट कब का चाहिए आपको? 31 मार्च 2020। और 31 मार्च 2020 का मतलब रात को 12 बजे तक। 31 मार्च रात को 12 बजे तक 31 मार्च रहती है, तो उसके बाद आपको प्रॉफिट चाहिए, तो 1 अप्रैल 2020 आ जाएगी, माने ईयर बदल गया, आप नेक्स्ट ईयर में चले गए। और अर्लीस्ट भी अगर आप निकालोगे तो 1 अप्रैल से पहले आप प्रॉफिट निकाल ही नहीं सकते। और जनरली आपको पता ही है, आप सब जानते हैं कि कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट कराया जाता है, ऑडिट कराने के बाद वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास आते हैं, अप्रूवल होते हैं, फिर एजीएम होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी एजीएम का टाइम 6 महीने का दिया। तो एजीएम तो समवेयर अराउंड मई, जून, जुलाई, अगस्त जब भी होगी, वो 31 मार्च 2020 के बाद होगी। ये बात आपको समझ में आ गई? एजीएम 31 मार्च 2020 के बाद होगी, और वहां पर जो अप्रोप्रिएशन किए जाएंगे, ये प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये जो डिविडेंड है ये तो प्रोविजन हो गए, लेकिन डिविडेंड तो आपको पे करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स आपने बना लिया, और एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका होता है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी आपने रिजर्व क्रिएट करना है खाली, बट डिविडेंड तो आपको पे करना है। तो डिविडेंड इज नॉट अ लायबिलिटी एज ऑन 31 मार्च 2020, क्योंकि ये लायबिलिटी एजीएम में बनेगी, और एजीएम 2020 में 31 मार्च के बाद ही होगी, तो वो लायबिलिटी भी 31 मार्च के बाद ही बनेगी। तो 31 मार्च 2020 को वो लायबिलिटी था ही नहीं, तो इसका मतलब आप डिविडेंड और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स की एंट्री 31 मार्च 2020 को नहीं करेंगे। क्लियर? तो आपका ये अकाउंट बन गया ऐसे। नोट टू अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, सरप्लस ओपनिंग बैलेंस, उसमें हमने प्रॉफिट ऑफ द ईयर को ऐड कर दिया, फिर उसमें से एप्रोप्रिएशन माइनस कर दिए, और इसकी डेट आप लिखोगे ऊपर, नोट टू अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020। और 2020 को प्रपोज डिविडेंड या डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द एजीएम is never a liability on 31st March of the year for which dividend is declared. Please be very careful. अगर इसमें डिविडेंड आएगा, अगर पिछले साल का डिविडेंड लिखा होता, अगर पिछले साल का डिविडेंड लिखा होता तो वो इसमें जरूर आता, लेकिन करंट ईयर का डिविडेंड इसमें नहीं आएगा। जो डिविडेंड आपने पे कर दिया पिछले साल का करंट ईयर में, मतलब 2019-20 में, 2019-20 में, इसको देखिए आप, आपका ईयर कौन सा है? 2019-20 में अगर आपने 18-19 2019-20 में 2018-19 का कोई डिविडेंड पे करा है, तो वो यहां पर आएगा डिविडेंड में। करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में प्रपोज नहीं आ सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। बार बार मैं आपको ये चीज रिपीट कर रहा हूं। अब ये आपने कर लिया है हो, क्योंकि इसको तो छोटा सा क्वेश्चन है, लिखने में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए।
फटाफट आपने लिख लिया। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये आउटर कॉलम में लिखे। फिर आपने लिखा सरप्लस, ओपनिंग बैलेंस 50,000, प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर 2,80,000, 3,30,000। फिर आपने लिखा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व और 60,000। 1,55,000 को 3,30,000 में से माइनस कर दिया, 1,75,000 आउटर कॉलम में आ गया। 1,75,000 प्लस 1,55,000, 3,30,000 बैलेंस यहाँ पे आ गया। तो मेरा ख्याल है ध्यान रहेगा आपको। अब ये एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं। For the year ended 31st March 2020, the profits of Divya Limited before tax amounted to 36 lakhs. There was a credit balance of 20,80,000 brought forward from the previous year. The paid up share capital consisted of 10 lakh equity shares of 10 each and 1 lakh 7% preference share of 100 each. The company makes a provision of 25.75% for income tax. The company paid, note करिए, the company paid dividend for 2018-19 rupees 15 lakh during the year. Yeah. Company paid dividend of 2018-19 in 1920. तो 1920 में डिविडेंड पे हो गया, वो आपको एप्रोप्रिएशंस में लेना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका जैसे अब मैं फटाफट आपको बता देता हूँ क्योंकि इसके बाद मेरे को 1-2 क्वेश्चन और भी कराने हैं। आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 36 लाख। 36 लाख का 25.75%, 25.75%, 9,27,000, 9,27,000 टैक्स हो गया, जो कि आपने 36 लाख में से माइनस कर दिया। तो 26,73,000 इज द प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। 26,73,000 is profit for the current year plus amount brought forward from last year, that is 20,80,000, ये आपने ले लिया। टोटल हो गया 47,53,000, जिसमें से आपने 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया। 20,73,000 का 10% इज 2,67,300 और 15 लाख का डिविडेंड दे दिया, वो आप माइनस कर देंगे तो बाकी का अमाउंट अपीयर कर जाएगा। इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं अपने आप। ये फिर बीकॉम ऑनर्स दिल्ली मेल 2019, और यही ऐसे क्वेश्चन भी बीकॉम प्रोग्राम में भी आएगा। ये आपने कर दिया क्वेश्चन, आई होप। ये छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं ये उनके लिए। इसमें भी टू पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर ये नहीं आएगा, टू पे फाइनल डिविडेंड ऑफ 10% ऑन इक्विटी शेयर ये भी नहीं आएगा। ये दोनों चीजें रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं आएंगी। लॉजिक मैंने भी आपको 2-4 मिनट पहले ही बताया है। अब मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ले रहा हूं। ये थोड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का प्रॉब्लम है जो मैं ले रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन भी देखिए एग्जाम में आया हुआ है और ये कई बार रिपीट हुआ है। 2010 का है और काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। मेरे को पता है ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, काफी चीजें इसमें कवर हो रही है। ये आप इसको लिख लीजिए। ये उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको पिछली क्लास में समझ में नहीं आया था। आप में से हो सकता है कुछ बच्चों को पिछली क्लास में समझ में ना आया हो, तो ये उनके लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा कैसे करना है क्वेश्चन एग्जाम में, वो मैं आपको बता रहा हूं। आपने देखा एक क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा एग्जाम में। ट्रायल बैलेंस आपको दी हुई है, डेबिट क्रेडिट दोनों अमाउंट आपको दिए हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्वेश्चन पढ़ करके आप ये देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे। तो आपने कह रहे कि बड़े आगे पढ़ा, पढ़ते पढ़ते आप लास्ट में आए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एज एट 31 मार्च 2020। आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है और
बैलेंस शीट बनानी है, और नोट टू अकाउंट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, नोट टू अकाउंट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबा होता है, ये आपको पता है, और अगर एक बार गलती हो जाए तो उस गलती को फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्वेश्चन को करने के कुछ दिमाग में पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस की आइटम सिर्फ एक जगह जाएगी, दो जगह नहीं जाती। ट्रायल बैलेंस की आइटम एक जगह जाएगी, दूसरा एडजस्टमेंट सारी दो जगह जाएगी। एडजस्टमेंट को आपको करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। एडजस्टमेंट आपको करनी है, एडजस्टमेंट सारी आपकी दो जगह जाएंगी और ये आइटम आपका एक जगह जाएगा। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में एडजस्टमेंट मार्क करेंगे। क्या करेंगे आप, एडजस्टमेंट मार्क करेंगे। एडजस्टमेंट मार्क में जो जिस आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो आप वहां पे मार्क कर दीजिए। सबसे पहले आपने एडजस्टमेंट मार्क करी, रेंट आउटस्टैंडिंग, पहली एडजस्टमेंट है रेंट, तो यहाँ पे रेंट लिखा हुआ है, तो रेंट के आगे आपने नंबर 1 डाल दिया। एडजस्टमेंट नंबर खाली निशान नहीं लगाना, आपको नंबर भी लिख दिया ताकि आपको आराम रहेगा। प्लांट इंक्लूड्स प्लांट कॉस्टिंग 2,50,000 परचेज ऑन 1 अक्टूबर। डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट पे और फर्नीचर पे। प्लांट ये रहा 2 नंबर, फर्नीचर पे भी 2 नंबर। तीसरा, मेंटेन ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो डेटर्स पे, डेटर कहाँ है, एक मिनट, डेटर्स, ये रहे डेटर्स, डेटर्स पे आपने लिख दिया 3 नंबर। प्रपोज डिविडेंड, ये कहीं नहीं आएगा, इसको आप यहीं पे निशान लगा दीजिए। मेक ए प्रोविजन ऑफ 30% ऑन द, ये भी आप यहीं पे निशान लगा दीजिए। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ये भी आप यहीं पे निशान लगाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक, ये भी आप यहीं पे निशान लगाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन आपने सबसे पहले ये किया। फिर क्वेश्चन को करने से पहले अब आप क्या करेंगे, आप, ये मेनली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं अटेंड करी थी या जिनको कंफ्यूजन हुआ था, ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, एडजस्टमेंट मार्क कर लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये इस तरीके से आप, ये लास्ट क्लास के लिए मैंने बताया था आपको, इस तरीके से आप 5 पेजेस पे एक छोटी सी वर्किंग। पहला, यहाँ पे आउट ऑफ पार्ट्स तो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सोनल अंतरिक्ष लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। ये एक पेज आपने बैलेंस शीट के लिए रख लिया। दूसरा पेज आपने लिखा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, पर्टिकुलर नोट नंबर रुपीज, ऐसे यहाँ भी था पर्टिकुलर नोट नंबर रुपीज 2। तीसरे पेज पे आपने लिखा नोट टू अकाउंट्स, नोट टू अकाउंट्स लिख करके अब आपने नोट टू अकाउंट्स बना लिए। नोट टू अकाउंट्स में सबसे पहले आपने बनाया शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में मैंने आपको बताया था कि आप करीब 8 से 10 लाइन, 10 लाइन आप छोड़ दीजिए। शेयर कैपिटल में 10 लाइन आप छोड़ दीजिए। शेयर कैपिटल के बाद 10 लाइन छोड़ने के बाद आपने लिखा 2 नंबर, आप हेडिंग लिख रहे हो पहले सारी, रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें भी आपने करीब 9 या 10 लाइन आपने छोड़ दिए, रिजर्व एंड सरप्लस। देन वी हैव लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यहाँ पे 2 लाइन, मैंने तो 1 लाइन छोड़ी हुई है लेकिन आप यहाँ पे 2 लाइन छोड़ देंगे। ट्रेड पेएबल में भी आप 2 लाइन छोड़ेंगे, 2 या 3। अदर करंट लायबिलिटी में 3-4 लाइन छोड़ देंगे। एक रफ आइडिया अपने दिमाग से आप बनाते जा रहे हैं। अदर करंट लायबिलिटी, फिर आपने लिखा
शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी आपने 4 लाइन छोड़ दिए। फिर टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स में 4 लाइन आपको चाहिए, तो 5-6 लाइन आप छोड़ दीजिए इसके लिए, एक पेज पे इससे ज़्यादा नहीं आएगा। एग्जाम की तो कॉपी पे आपके पास पहले 5 ही आ जाए तो गनीमत है। तो ये आप लाइन छोड़ते जाएंगे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, शेयर कैपिटल में 10 लाइन, रिजर्व एंड सरप्लस में 10 लाइन, तो ये आपका एक पेज खत्म हो जाएगा एग्जाम में। दूसरे पेज पे आपने लिखा लॉन्ग टर्म बोरिंग। आप एक काम करिए, आपने कहा सर हमें तो याद नहीं हो रहा, तो मिनिमम 4 आप हर एक में छोड़ दीजिए, मिनिमम 3 या 4 आप हर एक में छोड़ दीजिए। लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये आपके फिर एक पेज पे आ गया। फिर आपने लिखा टेंजिबल एसेट्स। अगर आपके 4 या 5 टेंजिबल एसेट्स है तो आपको उसके लिए 6 लाइन एक ऊपर हेडिंग के लिए और फिर चाहिएगी, तो आपने 1 2 3 4 5 6 लाइन आपने यहाँ छोड़ दिए। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में स्टॉक आता है, तो मान लीजिए 2 तरीके का स्टॉक है और लूज टूल्स है, तो 3 लाइन आपने यहाँ छोड़ दिए। ट्रेड रिसीवेबल में 3 लाइन, डेटर बी आर माइनस प्रोविजन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन एंड कैश एट बैंक प्लस 1-2 आइटम और 3 आपने, वही मैंने आपको कहा कि 3 या 4 लाइन आप सब में छोड़ दिए। अदर करंट एसेट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, depreciation and amortization expenses, other expenses and proposed dividend, जिसके ऊपर आप स्टार मार्क लगा के लगाएंगे, इसका मतलब ये है, नीचे आप लिख देंगे इसके, दिस आइटम इज नॉट टोटल्ड इन द बैलेंस, इट इज गिवन एज इंफॉर्मेशन ओनली। तो जिन बच्चों ने नहीं किया था पिछली बार, उनकी नॉलेज के लिए मैंने कहा कि आप एग्जाम में पहले पेज पे प्रोफॉर्मा बना देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी ओ बैलेंस शीट का, अगले पेज पे इनकम स्टेटमेंट का, तीसरे पेज पे नोट टू अकाउंट्स, वहाँ पे आपको करीब 15 से लेकर के 20 तक आपके नोट टू अकाउंट बनते हैं। आप ये कौन कौन से, मेनली ये बैलेंस शीट से ही निकलते हैं। आपको पता है बैलेंस शीट में पहला आइटम होता है शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरे के लिए जरूरत नहीं होती, कोर्ट के लिए नहीं होती, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, ये एसेट से रिलेटेड, मतलब ये बैलेंस शीट से रिलेटेड होगा। करीब 11 या 12 बैलेंस शीट से, जैसे इस केस में कितने हैं मेरे, ये 12 आइटम आपके बैलेंस शीट से आ गए। देन यू हैव रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगला अदर इनकम, तीसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फोर्थ चेंज इन इन्वेंट्रीज, फिफ्थ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सिक्स्थ फाइनेंस कॉस्ट, सेवंथ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और 8 नंबर पे अदर एक्सपेंसेस। स्पेसिंग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाइन, ज़्यादा जरूरत नहीं होती, अदर इनकम में भी 3-4 लाइन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड माइनस परचेजेस रिटर्न प्लस कैरेज इनवर्ड, तो 4 लाइन चलती हैं। चेंज इन इन्वेंट्रीज में आपको 3 लाइन बहुत है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ही लिखना है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आप 4 लाइन छोड़ दीजिए, 4-5 लाइन। फाइनेंस कॉस्ट में 3 लाइन बहुत है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में 5 लाइन, 5 एसेट है तो 5 लाइन लग जाएंगी, और अदर एक्सपेंसेस तो बैलेंसिंग है वो सारा चली जाएगा। तो ये आपने बनाया, ये मेनली उनके लिए था जिन्होंने पिछली क्लास नहीं अटेंड करी थी, या पिछली क्लास में उनको लगा कि थोड़ा जल्दी हो गया। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये बनाना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन लिया, अब क्वेश्चन लेकर के आपने सबसे पहले पढ़ा। अब आपको मेनली क्या है कि लिखना तो बहुत आसान है, आप कोई भी क्वेश्चन करें तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे पहले ये देखें कि आइटम आएगा कहां। जैसे सोनल अंतरिक्ष लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल of rupees 30 lakhs consisting of 3 lakh equity share of 10। अब ये जाएगा शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में क्या क्या होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल,
और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, इसीलिए मैंने कहा कि 10 लाइन आप छोड़ दीजिएगा। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कहाँ आएगी? शेयर कैपिटल। फिर आपने कहा सेल कहाँ पे आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल कहाँ आएगा? हेडिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिटर ट्रेड पेएबल्स। डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये कहाँ आएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है पिछले साल का तक का मतलब, तो ये कहाँ आएगा? ये आप देखिए, ये आप यहाँ लिखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आप डेप्रिसिएशन करंट ईयर का, डेप्रिसिएशन करंट ईयर का, और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, वो आप करके यहाँ पे लिख देंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे लिख दीजिए और इसमें आप प्लस करके आइटम छोड़ दीजिएगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपने लिख दिया डेप्रिसिएशन के कॉलम में, ध्यान रहेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपने लिखा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व लिख करके आपने उसके आगे 3 लाइन छोड़ दिए। जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस प्लस ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस माइनस यूटिलाइज। फिर आपने ऐसे लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम ओपनिंग बैलेंस, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। सरप्लस तो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, वहां पे आपने लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद सरप्लस ओपनिंग बैलेंस 1,20,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये पुराना है, इसको आप क्या करोगे? अदर एक्सपेंसेस में जाओगे, तो अदर एक्सपेंसेस में आप कैसे लिखोगे? अदर एक्सपेंसेस में जो आपने क्लास 11 में अगर आपको याद हो कैसे लिखते थे, लिखोगे बैड डेट प्लस, आप वो लिख करके पहले से रख दीजिए, आइटम नहीं होगा तो हम डैश लगा देंगे। आप लिखिए अदर एक्सपेंसेस में बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। क्या लिखा आपने? बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ये आपने पहले से लिखा है, तो ये ओल्ड प्रोविजन में इनर कॉलम में माइनस हो जाएगा। ये कर दिया आपने। अब कमीशन है, कमीशन क्रेडिट पे है, कमीशन रिसीव कहाँ आएगा? ये अदर इनकम में। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है साहब? 20 लाख। 20 लाख कहाँ आएगा? अब ऑथोराइज तो 30 लाख थी, इशूड इतनी है, बैलेंस शीट में तो आपने इसको लिखा इशूड शेयर कैपिटल, कहाँ आएगा? ये इशूड शेयर कैपिटल में। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन जो है ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा, कहाँ आएगा? ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, क्योंकि पहले से बना हुआ है, ये पिछले साल का होगा। अब इधर आ गए कॉलिन एरियर, अब सब कॉलिन एरियर का आएगा, तो कॉलिन एरियर का मतलब अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में कम करेंगे। अब यहाँ पर कॉलिन एरियर तो दे दिया, पर कितने शेयर के ऊपर है ये हमें नहीं बताया। कॉलिन एरियर तो है 2 लाख रुपए, पर कितने शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से ये तो बताया नहीं हमें। तो हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के 2 बाइफरकेशन नहीं कर सकते। जो 2 बाइफरकेशन होते हैं, सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो अब आपको यही नहीं पता, मेरे को यही नहीं पता कि ये 2 लाख रुपए कॉलिन एरियर कितने शेयर के ऊपर है, कितने शेयर फुल्ली पेड अप है, कितने पार्टली पेड अप है, हमें पता ही नहीं। तो हम लिखेंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 20 लाख, 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 20 लाख लेस कॉल्स इन एरियर 2 लाख, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप 18 लाख, बस ये आ जाएगा वहां पे। परचेजेस, अब परचेज कहाँ आएगा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज कहाँ आएगा? परचेज आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। एडवांस ठीक लिख दिया आपने, मैं दोबारा से रिपीट करूं क्या? डेबिट साइड ले लेते हैं, क्रेडिट फिर चलो बाद में कर लेंगे। कॉलिन एरियर, कॉलिन एरियर शेयर कैपिटल में माइनस हो गया, परचेजेस आपने हेडिंग बनाया हुआ है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये 14-15 नंबर पे, 12-13 तो जनरली 12-13 हेडिंग
तो जनरली बैलेंस शीट के होते हैं, और साथ ही 8 इनकम स्टेटमेंट के होते हैं। तो ये इनकम स्टेटमेंट वालों में आएगा परचेज, जनरली तीसरा होता है, पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा अदर इनकम, तीसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड वहां गया, हेडिंग का नाम भी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है और उसमें भी आपने लिखा परचेजेस। अगला एडवांस टैक्स पेड, डेबिट साइड पे लिखा हुआ ये एसेट है, एडवांस टैक्स पेड कहाँ आएगा ये? तो ये आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कहाँ आएगा ये? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगला सैलरीज। अब सैलरी कहाँ आएगा? आपने सोचा अपने मन में, सैलरीज किसको दी जाएगी? एम्प्लॉय को। तो ये जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। कहाँ जाएगा ये? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस हमने हेडिंग बनाया था अदर एक्सपेंसेस लास्ट, उसमें चला जाएगा। नेक्स्ट रेंट। रेंट कहाँ आएगा? अदर एक्सपेंसेस। अब आपने देखा रेंट अदर एक्सपेंसेस में, इसमें एडजस्टमेंट भी है। रेंट के साथ 1 लाख रुपए, रेंट के साथ एडजस्टमेंट है। रेंट ₹20,000 इज आउटस्टैंडिंग। रेंट ₹20,000 इज आउटस्टैंडिंग। तो ये क्या होगा? आपने लिखा रेंट इनर कॉलम में, रेंट इनर कॉलम में 1 लाख रुपए, वहां पे आपने लिखा प्लस आउटस्टैंडिंग 20,000, तो ये आ गया 1,20,000। और ये जो 20,000 है ये क्या है हमारे लिए? 1 लाख, ये जो 20,000 है रेंट आउटस्टैंडिंग, कहाँ जाएगा ये? अब हमारे पास हेडिंग क्या है करंट लायबिलिटीज में, तो ये कहाँ जाएगा? अदर करंट लायबिलिटीज। कहाँ जाएगा ये? अदर करंट लायबिलिटीज। रेंट ड्यू कहाँ चला गया? एक अदर एक्सपेंसेस में ऐड हो गया रेंट के साथ, दूसरा अदर करंट लायबिलिटीज। अब ये जो प्रीपेड रेंट है ये जानबूझ करके दिया गया था यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए। जनरली मैंने आपने सबने क्या पढ़ा? प्रीपेड रेंट दो जगह जाता है, एक रेंट में से माइनस हो जाता है, दूसरा एसेट साइड पे चला जाता है। पर मैंने अभी आपको कहा कि बैलेंस शीट आइटम है तो एक जगह जाएगी, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट, अब प्रीपेड रेंट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, प्रीपेड रेंट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो इसका मतलब प्रीपेड रेंट अकाउंट बन चुका है। अगर प्रीपेड रेंट अकाउंट बना है तो उसकी जर्नल एंट्री भी हुई होगी। प्रीपेड रेंट की जर्नल एंट्री क्या होती है? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। प्रीपेड रेंट की जर्नल एंट्री क्या होती है? प्रीपेड रेंट टू रेंट। इसका मतलब ये ऑलरेडी एडजस्टेड है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो इसलिए प्रीपेड रेंट कहाँ आएगा? एसेट साइड पे। और एसेट साइड में कहाँ आएगा ये? अब प्रीपेड रेंट आपने एडवांस में दिया हुआ है, प्रीपेड रेंट आपने एडवांस में दिया हुआ है तो कहाँ आएगा ये? सोचिए आप एक मिनट, कहाँ आएगा? प्रीपेड रेंट हमने एडवांस पे करा हुआ है। आप देखिए कौन सी ऐसी हेडिंग है जो एडवांस के लिए है, और ये एडवांस शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है? तो शॉर्ट टर्म है। प्रीपेड रेंट तो अगले 1-2 महीने में क्लियर हो जाएगा, तो ये जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। कहाँ आएगा ये? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। बैलेंस शीट आइटम एक जगह जाएगी, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी दी होती बैलेंस शीट यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में, वो भी सिर्फ एक ही जगह जाती। तो प्रीपेड रेंट हो गया। अगला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, फाइनेंस कॉस्ट।
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, फाइनेंस कॉस्ट। देखो इसमें कोई जर्नल वो है क्या? अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1 लाख रुपए। अब आपको पता है कि ये क्लास 11 में भी आपको पढ़ाया था कि ये हिडन एडजस्टमेंट होता है इसके साथ। डिवेंचर 12%, क्या लिखा हुआ है? 12% डिवेंचर 10 लाख रुपए के। क्या लिखा हुआ है? 12% डिवेंचर 10 लाख। ठीक है, 12% डिवेंचर 10 लाख के। 10 लाख का 12% 1,20,000 रुपए बनता है। 10 लाख का 12% 1,20,000 रुपए बनता है। अब 1,20,000 में से 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमने दे दिया। अब 1,20,000 में से 1 लाख रुपए आपने दे रखा है, तो 20,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आउटस्टैंडिंग हो गए। तो आपने लिखा फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1 लाख रुपए प्लस आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपए। फाइनेंस कॉस्ट में टोटल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आ गया 1,20,000 रुपए, और ये 20,000 रुपए अदर करंट लाइबिलिटीज में भी आ गया। दूसरा कहाँ आएगा? ये अदर करंट लाइबिलिटीज। प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हेडिंग में आ जाएगा। टेंजिबल एसेट्स, फर्नीचर ये भी टेंजिबल एसेट्स में आ जाएगा। डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स में, डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स में। अब डेटर्स के ऊपर आपको प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डेटर्स। तो 8 लाख पे 5% कितना हो गया? 40,000। तो ये आप कहाँ दिखाएंगे? एक तो ट्रेड रिसीवेबल में माइनस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल में लिखा आपने डेटर्स 8 लाख लेस प्रोविजन 40,000, डेटर बचे 7,60,000 के। आपने ऑलरेडी अदर एक्सपेंसेस में मैंने लिखवाया आपको हमेशा लिखना है बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। 4 चीजें जो आपने क्लास 11 में भी करी थी। तो आपने ओल्ड प्रोविजन तो पहले ही माइनस कर दिया था 30,000, और ये न्यू प्रोविजन आपने लिखा 40,000। न्यू प्रोविजन के आगे आपने क्या लिख दिया? 40,000। फिर अगला डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये चला जाएगा अदर करंट एसेट्स में। कुछ लोग इसको करंट ईयर में राइट ऑफ भी कर देंगे। अगर राइट ऑफ कर दें सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो जाएगा, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको अदर करंट एसेट में शो कर सकते हैं। ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक आपने कहाँ जाता है? ये तो आपने कहा था अभी, तो चेंज इन इन्वेंट्री में जाता है। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्रीज में। बैड डेट आ गया तो ये बैड डेट में चला गया। बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये किया हमने। मैं क्रेडिट साइड फिर से रिपीट कर देता हूँ। सेल कहाँ जाएगा सब? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कहाँ जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स में। डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जनरल रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। पहले में कॉस्ट, पहला कॉलम पर्टिकुलर, दूसरा कॉस्ट, तीसरा डेप्रिसिएशन, चौथा बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। तो वो आप मान लिखा देंगे डेप्रिसिएशन में, और उसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये प्रोविजन में माइनस हो जाएगा। कमीशन रिसीव्ड अदर इनकम, शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल में। प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब एडजस्टमेंट, रेंट 20,000 इज आउटस्टैंडिंग, मैंने बता दिया आपको। एक रेंट में ऐड हो जाएगा अदर एक्सपेंसेस में, और दूसरा अदर करंट लायबिलिटी में। प्लांट ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। प्लांट इंक्लूड प्लांट कॉस्टिंग ₹2,50,000 परचेज्ड ऑन 1 October 2019. Provide depreciation on plant at 20% per annum and on furniture 10% per annum on written down value. अब हमारे पास प्लांट यहाँ पे लिखा हुआ है 25 लाख का,
इस प्लांट में 2.5 लाख का प्लांट जो कंपनी ने 1 अक्टूबर को परचेज किया था वो भी इंक्लूडेड है। तो प्लांट का ओपनिंग बैलेंस रह गया 22,50,000। प्लांट का ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया? 22,50,000। ठीक है, प्लांट का ओपनिंग बैलेंस आ गया 22,50,000। 22,50,000 में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 5 लाख। तो 22,50,000 माइनस 5 लाख आपने माइनस कर दिया। रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई, रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई 17,50,000। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 17,50,000। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, जब प्लांट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट दे रखा हो तो इसका मतलब होता है प्लांट हमने यहाँ पे कॉस्ट पे दिखाया हुआ है 25 लाख। इस 25 लाख में, क्योंकि ये 31 मार्च 2020 की है, 31 मार्च 2020 में जो 1 अक्टूबर 2019 को आपने प्लांट खरीदा था वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट वाज 22,50,000। 22,50,000 में से 5 लाख एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो बुक वैल्यू आ गई 17,50,000। 17,50,000 पे 20% डेप्रिसिएशन आपने लगाया तो ये आ गया 3,50,000। पहला 17,50,000 पे 20% 3,50,000। अब जो प्लांट आपने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा 2,50,000 का, 1 अक्टूबर को खरीदा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 2,50,000 पे 20% 6 महीने का डेप्रिसिएशन विल बी 25,000। तो प्लस 25,000 टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 3,75,000। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया 3,75,000। 3,75,000 प्लस 5 लाख पहले है तो टोटल हो गया 8,75,000। ऐसे ही फर्नीचर 13 लाख का है, 3 लाख ऑलरेडी प्रोविजन लगा हुआ है, तो कितना हो गया? 10 लाख बुक वैल्यू रह गई। 10 लाख पे 10% माने 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन करंट ईयर का। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 3,75,000 प्लस 1 लाख 4,75,000। 5% प्रोविजन हमने ऑलरेडी बना दिया। द कंपनी proposed a dividend of 10% on paid up share capital in 18-19 which had been declared and paid during 19-20। 19-20 में कंपनी ने डिविडेंड दिया। अब हमारी पेड अप शेयर कैपिटल थी 20 लाख रुपए माइनस 2 लाख कॉल इन एरिया। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी थी? 18 लाख। पेड अप शेयर कैपिटल 18 लाख पे कैलकुलेट किया 18 लाख। 18 लाख पे 10%, 18 लाख का 10% हो गया 1,80,000। अब 1,80,000 कहाँ जाएगा? एक तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में टोटल सरप्लस में से माइनस हो जाएगा 1,80,000, और दूसरा बैंक बैलेंस में से कम हो जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जहाँ पे आप बैंक बैलेंस लिखेंगे वहाँ पे कम हो जाएगा। दो एडजस्टमेंट हो गई, दो जगह आ गई है। फिर था कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 1,80,000 पे 20.36%। 1,80,000 पे 20.36%, 36,648। 36,648 एक ये सरप्लस में से माइनस हो जाएगा और दूसरा बैंक में से भी माइनस हो जाएगा। इनकम टैक्स पे 30% बनाना, ये इनकम से निकलेगा, और क्लोजिंग स्टॉक ये एक इन्वेंट्री में चला जाएगा और दूसरा चेंज इन इन्वेंट्री, एक चेंज इन इन्वेंट्री में और दूसरा इन्वेंट्री, एक इनकम स्टेटमेंट में और दूसरा बैलेंस शीट। ये हमारा क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन में आपको क्या आइटम पता होने चाहिए। तो मैं ये क्वेश्चन था अगेन फ्रॉम ये 2010 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम था ये। तो ये आपके नोट टू अकाउंट्स आ गए, ये आप लेते जाइए, ये स्क्रीनशॉट्स आप लेते जाइए। नोट टू अकाउंट, पहला शेयर कैपिटल,
दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। यह एक काम करते हैं, आप पूरा ले लीजिए इसको, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, बाद में आप अपने तरीके से इसको आप एनालाइज करके देखते रहिएगा। ये एक पेज है नोट टू अकाउंट्स का, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया या फोटो खींच लीजिए आप दूसरे फोन में। दूसरा पेज, ये आपने ले लिया। इसमें तीन स्टेटमेंट, ये तीन नहीं बने हुए, वो आप बना लीजिएगा। एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो इसमें नहीं बनाया हुआ, वो आप बना लीजिएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ बनेगा? यहाँ पे, ये 11 नंबर पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 12 नंबर पे अदर इनकम, 13 नंबर पे आप बना लीजिएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ये रहा नीचे, तो चेंज इन इन्वेंट्री भी दे रखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट भी है, इस थोड़ा बाद में बनाए थे। फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। ये मैंने बैड डेट ऑलरेडी बनाया, बैड डेट प्लस प्रोविजन माइनस 4। ये शॉर्ट आपने लिया। फिर ये आपने बैलेंस शीट हो गई, स्टेटमेंट ऑफ P&L बना दिया, और इसी के साथ ये बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन है, ये नोट टू अकाउंट का पहला पेज। ये नोट टू अकाउंट का दूसरा पेज। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। एसेट का थोड़ा पोर्शन यहाँ पे है, और थोड़ा पोर्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन ये 100% आता है एग्जाम में, ये आपको जरूर लेना है। और अभी तक हमने एक क्वेश्चन करा प्रेफरेंस शेयर और शेयर्स में से, वो हमको मिलेगा ही, बायबैक शेयर्स में से मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमको मिल जाएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन में से। तीसरा फाइनल अकाउंट का हो गया। फोर्थ इज होल्डिंग कंपनी, एंड फिफ्थ इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब होल्डिंग कंपनी आपने नहीं पढ़ा हुआ है, लंबा चैप्टर है, थोड़ा गंदा भी है।
वो हमारे को अगले उसमें करना पड़ेगा। तो इफ यू वांट, अगर आपको लगता है कि ये मेरे को फाइनल अकाउंट में एक दिन और लगा लेते हैं, तो आप मेरे को मैसेज में डाल दीजिएगा इसको कि सर ये आप और करा दीजिए। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन, और अगली क्लास से मैं हम पूरे क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे ये आइटम कहाँ जाता है। विल टेक द क्वेश्चन, विल डू से फॉर एग्जांपल सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आइटम इसमें हेडिंग्स तो हमें याद हो जाएगी। तो विल हैव अ लिटिल प्रैक्टिस फॉर दैट एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो आई थिंक अब हम आज की क्लास को खत्म करते हैं यहाँ पे। आई एम लीविंग, हैव अ गुड डे। अगली क्लास हमारी आज ट्यूसडे है, परसों थर्सडे को होगी। थर्सडे की क्लास में हम इसको करते हैं, ठीक है।